नमस्कार, 11 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। जमीन के खेल पर ईडी का सिकंजा। दरअसल झारखंड अपने आप में अजीबोगरीब राज्य बनता जा रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में तारतम्यता की कमी कह लें या फिर जो हमेशा विपक्ष आरोप लगाता है कि सत्ता में बैठे लोग अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं पैसे बनाने के लिए, चाहे वन संसाधन हो, खनिज संसाधन हो, जमीन से जुड़े मामले हो, सब पर कब्जा करना चाहते हैं, बेचकर अपने वारे लाल कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का दावा है कि ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, क्योंकि सरकार दूसरी है, हम विपक्ष में है, तो ईडी का दुरुपयोग कर हमारे घर ईडी को भेजा जाता है और अपने लोगों पर, मतलब एनडीए के जो लोग, एनडीए के घटक दल हैं, उनके यहां ईडी नहीं जाती। लेकिन इन तमाम बातों के बीच में झारखंड जो फिलहाल मशहूर हो गया है, वो झारखंड इसलिए, अब इसको आप मजबूरी कर लें या मशहूरी कह लें, कि चंद एकड़ जमीन के लिए राज्य के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन इस वक्त जेल में बंद है और यह जमीन घोटाले का मामला है। ईडी इस मामले की जांच कर रही है। कई तथ्यों, कई सबूतों को ईडी ने कोर्ट में पेश किया है और अभी भी लगातार बहस चल रही है उनकी जमानत याचिका को लेकर। हाईकोर्ट भी गए थे वो जमानत याचिका को लेकर, लेकिन हाईकोर्ट ने इस मामले में इनकार कर दिया था दखल देने से और कड़ी टिप्पणी भी की थी। दूसरी तरफ अगर बात करें जेएमएम से जुड़े लोगों की, तो अंतु तिर्की इस वक्त जेल के भीतर है। अंतु तिर्की को जेएमएम का कद्दावर नेता माना जाता है। अंतु तिर्की जिस मामले में जेल में बंद है, वो जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करने और जमीन के फर्जी कागजात, दस्तावेज बनाने को लेकर जेल में बंद है। उनके साथ प्रियरंजन सहाय, विपिन सिंह समेत कई अन्य लोग बंद हैं। लेकिन इस कड़ी में सबसे अहम नाम आता है शेखर कुशवाहा का। शेखर कुशवाहा कौन है? शेखर कुशवाहा रामचंद्र कुशवाहा का बेटा है। रामचंद्र कुशवाहा कौन है? रामचंद्र कुशवाहा 2004-05 में रांची आते हैं, भरनों से आते हैं। इनका क्या कनेक्शन है यह बताना मुश्किल है, लेकिन यह ईडी के लिए भी जांच का विषय है कि क्या कुशवाहा परिवार का कभी नक्सल के साथ भी कनेक्शन रहा है, क्योंकि उसी वक्त नक्सलियों के लाखों रुपए लेकर रांची आने के आरोप लगे थे कई इस कुशवाहा परिवार पर। बहरहाल उसके बाद शेखर कुशवाहा का नाम आता है। महंगी गाड़ियों के शौकीन शेखर कुशवाहा प्रॉपर्टी का काम करते हैं। घाटशिला में गोलियां चलती हैं। शेखर कुशवाहा के पार्टनर देवाशीष को गोली भी लगती है। लेकिन शेखर कुशवाहा का नाम आ जाता है जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाने में। और इसी कड़ी में शेखर कुशवाहा, जिस जमीन पर हेमंत सोरेन का कब्जा बताया जा रहा है, 8 एकड़ 86 डिसमिल जमीन, 8.86 डिसमिल जमीन, उसमें भी शेखर कुशवाहा की एंट्री बताई जाती है, शेखर कुशवाहा का हिस्सा बनाया जाता है। इस कड़ी में आज ईडी ने एक और छापेमारी की है। ईडी ने आज छापेमारी की है एक जमीन कारोबारी कमलेश कुमार के घर पर, कमलेश कुमार के चेशायर होम रोड स्थित आवास पर और कांके रोड के एस्ट्रन टावर में बने उसके फ्लैट पर छापामारी की गई है, जहां से 1 करोड़ रुपए और 100 गोलियां बरामद हुई हैं। पहली जानकारी मिली कि पिस्टल भी मिली है, लेकिन कांके पुलिस को बुलाया गया। कांके पुलिस जब बाहर निकली तो कांके पुलिस ने पिस्टल मिलने से इनकार कर दिया है। कांके पुलिस का दावा है कि केवल गोलियां बरामद हुई हैं, पिस्टल नहीं बरामद हुई हैं। लेकिन 100 की संख्या में गोलियों का एक जमीन कारोबारी के घर से मिलना कई बड़े इशारे करता है। कमलेश कुमार के बारे में भी बताऊंगा आपको, 11 स्पेशल का शो है, कमलेश कुमार के बारे में भी बताऊंगा। एक मामूली फोटो जर्नलिस्ट से राजधानी का एक बड़ा कारोबारी, जमीन कारोबारी कमलेश कुमार कैसे बना, आज इस पर भी करेंगे चर्चा अपने अतिथियों से। पहले आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी शहनवाज पहुंचे उस जमीन पर जिस जमीन से कमलेश कुमार ने अपना सफर शुरू किया था जमीन के कारोबार का। और यह सफर शुरू हुआ था पुलिस हाउसिंग कॉलोनी के नाम से मशहूर राजधानी के कांके नगड़ी में स्थित जमीन से। दिखाते हैं आपको पहले वॉक थ्रू शहनवाज का। कमलेश कुमार एक फोटोग्राफर, आज से 7 साल पहले रांची के ही एक स्थानीय अखबार में फोटोग्राफर का किया करता था काम। लेकिन आज उसके घर जब ईडी ने दबिश दी तो उसके यहाँ 1 करोड़ रुपया नकद और 100 के आसपास गोलियां बरामद की गई। पिछले 3-4 साल से कमलेश कुमार सुर्खियों में था। यही है वो प्लॉट, यही है वो जगह जिसने कमलेश कुमार को एक भू माफिया में बदल दिया। आपको कुछ प्लॉट्स दिखा रहे हैं और कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो कमलेश कुमार से रिलेटेड हैं। यही वो ज़मीन है जिसमें कमलेश कुमार ने मेहनत की और
अपने तिगड़म से स्थानीय सीओ के संलिप्तता के साथ, उसके समर्थन के साथ, स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ उठने बैठने का जो एक फल होता है, उसने कमलेश को आज भूमाफिया बना दिया। आप देख सकते हैं, यही है वो प्लॉट जिसमें एक मकान तत्कालीन डीजीपी डीके पांडे का भी नजर आ रहा। तमाम जो प्लॉट हैं पुलिस हाउसिंग सोसाइटी के हैं, जो किसी एक आईपीएस अधिकारी ने कमलेश के साथ मिलकर इसकी प्लानिंग की, और कहा जाता है कि इसके अधिकांश जमीन का नेचर गलत तरीके से सीओ ऑफिस की संलिप्तता और उस पर दबाव डालकर तब्दील किया गया है। और इसी जमीन से जुड़ा हुआ ये प्लॉट आपको और भी हम दिखा रहे हैं। ये है विकी जायसवाल का प्लॉट। इन दोनों में प्रतिद्वंद्विता थी। दोनों ने अपने अपने कंपटीशन के सहारे, अपने हुनर के सहारे बड़े बड़े प्लॉट्स को आज अपने कब्जे में ले लिया है। आप देख सकते हैं तमाम की बाउंड्री की हुई है। ये है विकी जायसवाल का प्लॉट और ये है कमलेश द्वारा विकसित पुलिस हाउसिंग सोसाइटी। कमलेश तब सुर्खियों में आया जब ये खबर आई कि पोटपोटो नदी के धार को मिट्टी से भरकर उसे जमीन माफिया बेचने लगे हैं। जब ऐसा हुआ तब मीडिया की भी निगाह इस क्षेत्र पे गई। तब खुलासा हुआ डीके पांडे की जमीन का मामला फिर धीरे धीरे कोर्ट में गया और फिर तब पता चला कि इन सब के पीछे है एक छोटे कद का प्रेस फोटोग्राफर कमलेश कुमार। कमलेश कुमार रांची का नहीं, जमशेदपुर के सीताराम डेरा भुइयाडीह नाम की एक बस्ती का रहने वाला है, जो आज से 7-8 साल पहले रांची आता है और रांची में आकर एक स्थानीय अखबार के साथ जुड़ जाता है फोटोग्राफर के तौर पर। फिर धीरे धीरे बीएयू के आसपास की जो ज़मीन है, छोटे छोटी ज़मीन को प्लॉटिंग करके बेचने में अपनी भूमिका निभाता है और फिर उसका संपर्क बड़े भूमाफियाओं के साथ होता है या उसके संरक्षक हैं, जिनमें से एक का ताल्लुक मधु कोड़ा से भी है। कमलेश धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और बीएयू के पास एक नदी, पोटपोटो नदी के किनारे, वहां भी बड़े पैमाने पर जमीन की प्लॉटिंग होने लगी। अचानक जमीन का नेचर बदल के जनरल हो जाता है। कौन करवाता है? कमलेश कुमार। अब जो भी हो, कमलेश कुमार जेल की चक्की पीसेगा, एक लंबे समय तक जेल में रहेगा और उसकी जो प्रॉपर्टी उसने जमा की थी वो सब मकड़ी के जाले उसमें लगेंगे। कैमरामैन हेमंत के साथ फिलहाल मैं बैक टू द स्टूडियो। आज से तकरीबन 12 साल पहले रांची के एक स्थानीय अखबार से जो तुरंत प्रकाशित हुआ था उस समय रांची से, उसमें कमलेश कुमार एक फोटो जर्नलिस्ट के तौर पर नौकरी करता था। और आज कमलेश कुमार जिस फ्लैट में रहता है उसकी कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। उसके घर से 1 करोड़ की रिकवरी हुई है, 100 से ज्यादा गोलियां बरामद हुई हैं और पीछे कई सफेद पोशों का हाथ बताया जा रहा है। आखिर यह कमलेश कुमार किसके लिए काम करता है? कौन है वो लोग जिनके लिए कमलेश कुमार, उमेश जैसे लोग काम करते हैं और ईडी की रडार पर आ जा गया है? पहले आप देखिए ये रिपोर्ट, फिर करेंगे अपने अतिथियों से चर्चा। राजधानी में जमीन के खेल पर ईडी का सिकंजा। जमीन के अवैध कब्जे पर सिकंजा कसने में जुटा ईडी। एक और जमीन कारोबारी के ठिकाने पर ईडी का छापा। कांके में जमीन कारोबारी कमलेश के ठिकाने पर रेड। झारखंड में जमीन के खेल पर ईडी का सिकंजा कसता जा रहा है। इस जमीन के खेल में एक एक कर जमीन कारोबारी पर ईडी सिकंजा कसने में जुटा है। इसी के तहत ईडी की टीम ने रांची के कांके में जमीन कारोबारी कमलेश कुमार के ठिकानों पर छापेमारी की। कांके से एस्टर ग्रीन अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 603 में ईडी की छापेमारी में 1 करोड़ से ज्यादा कैश और 100 राउंड कारतूस बरामद हुए। यही नहीं, भारी मात्रा में जमीन की खरीद बिक्री और निवेश से जुड़े कागजात भी मिले हैं। ईडी ने ये कार्रवाई शेखर कुशवाहा से पूछताछ में मिले इनपुट के आधार पर की है। इससे पहले ईडी ने कमलेश कुमार को पूछताछ के लिए समन जारी किया था, लेकिन कमलेश कुमार पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस नहीं आए, जिसके बाद ईडी ने कमलेश कुमार के ठिकाने पर छापेमारी की। फोटो जर्नलिस्ट से कैसे जमीन का बड़ा कारोबारी बना कमलेश कुमार,
कांके के नगरी इलाके में जीएस कंस्ट्रक्शन के नाम पर बोर्ड लगाकर जमीन पर कब्जा शुरू किया। स्थानीय लोगों के विरोध के बाद पुलिस हाउसिंग कॉलोनी का भी बोर्ड लगाया। तत्कालीन डीजीपी डीके पांडे ने इलाके में घर बनाने के लिए जमीन खरीदी। पुलिस हाउसिंग कॉलोनी का बोर्ड लगाने के बाद कांके टीओपी खोला गया। कांके टीओपी खुलने और पुलिस हाउसिंग कॉलोनी का बोर्ड लगने के बाद डर से ग्रामीण खामोश हो गए। जमीन पर कब्जे के बाद शुरू हुआ जमीन की खरीद बिक्री का खेल। पुलिस के कई अधिकारियों ने पुलिस हाउसिंग कॉलोनी में घर बनाने के लिए जमीन खरीदी। आखिर पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के वो कौन पदाधिकारी थे जिनके सहयोग से कब्जे का खेल खेला गया? इस कब्जे के खेल में कमलेश कुमार और गुंजन सिंह का नाम उभर कर सामने आया। कमलेश कुमार के नाम पर कई सफेद पोश और अधिकारियों ने जमीन कारोबार का काला खेल खेला। कमलेश कुमार जिस जमीन पर काम कर रहा है उसके ठीक बगल में विक्की जायसवाल नामक जमीन कारोबारी भी काम करता है। विक्की जायसवाल को रांची जिला प्रशासन ने जिला बदर कर दिया है। स्थानीय लोगों की माने तो नगरी इलाके में कमलेश और विक्की जायसवाल ने फर्जी दस्तावेज के सहारे जमीन पर कब्जा किया है। पुलिस हाउसिंग कॉलोनी के नाम पर जमीन के खेल से शुरुआत के बाद कमलेश कुमार जमीन का बड़ा कारोबारी बन गया, यानी जमीन के अवैध कब्जे के जरिए फर्श से अर्श तक का सफर तय किया। 10 जुलाई 2021 को कांके के तत्कालीन सीओ ने कांके थाना प्रभारी को पत्र लिखा था, जिसमें कमलेश कुमार पर नगरी की खाता संख्या 136, प्लॉट संख्या 2381 की 20.20 एकड़ नदी की जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया था। साथ ही कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। वहीं ग्रामीणों ने भी पुलिस को पत्र लिखकर जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत की थी और कार्रवाई की मांग की थी। वहीं जनसभा नामक संस्था ने भी जुमार नदी की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर तत्कालीन डीजीपी को पत्र लिखा था, जिसमें बिरसा कृषि विश्वविद्यालय और नदी की जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप कमलेश कुमार पर लगाया गया था। लेकिन जमीन के खेल में कमलेश कुमार सिर्फ एक चेहरा है। पर्दे के पीछे वो कौन सफेद पोश और अधिकारी हैं जिनका जमीन के इस खेल में काला धन सफेद हो रहा है? ईडी की नजर वैसे सभी सफेद पोश और अधिकारियों पर भी है। जल्द ही ईडी उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी और न्यूज़ 11 भारत भी ऐसे सफेद पोशों का काला चिट्ठा सामने लाता रहेगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से इमरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हमने आपको पूरी रिपोर्ट दिखाई। हम वादा करते हैं हम आपको पूरी कहानी दिखाएंगे फोटो जर्नलिस्ट से जमीन कारोबारी बनने की। आखिर वो पर्दे के पीछे के कौन लोग हैं जिन्होंने सीढ़ियां बनाई और उन सीढ़ियों पर अपने पैसे से दांव लगाते रहे, कमलेश के चेहरे पर पर्दे को पीछे से खेल खेलते रहे। खोलेंगे राज, करेंगे चर्चा अतिथियों से। अपने अतिथियों का हमारे साथ कांग्रेस से कमल ठाकुर साहब हैं। कमल जी स्वागत है आपका। भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी हैं। प्रतुल जी बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत प्रतुल शाहदेव जी से। प्रतुल जी, ये 2012 की बात होगी क्योंकि फोटो जर्नलिस्ट है, हमारे फील्ड से जुड़ा हुआ बच्चा है, लड़का है, तो हम लोग भी उसको जानते हैं। उस वक्त हम भी फील्ड में थे और वो फोटो जर्नलिस्ट भी रह चुका है हमारे साथ। 2012-13 की बात होगी जब कांके में एक जमीन की घेराबंदी होती है। जमीन में नाम लगता है, बोर्ड लगता है जीएस कंस्ट्रक्शन का, गुंजन सिंह कंस्ट्रक्शन या जो भी नाम होगा। दो लोगों के नाम उभर कर सामने आते हैं, गुंजन सिंह का और कमलेश कुमार का, और इसी के साथ शुरू होता है जमीन पर विवाद। लेकिन उसके बाद वहां पर आनन फानन में बोर्ड लगता है पुलिस हाउसिंग कॉलोनी का, झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉलोनी। सारे विवाद पुलिस संभाल लेती है, जमीन पर कब्जा हो जाता है, एक टीओपी खुल जाती है वहां पर और बाकायदा चेक पोस्ट बनाया जाता है, नया रास्ता जाता है। आप भी गुजरे होंगे कभी वहां से, जहां आज कांके रिजॉर्ट चलता है। एक तो पुलिस हाउसिंग कॉलोनी के नाम से आवंटित जमीन पर कांके रिजॉर्ट कैसे चलता है, यह भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन बहरहाल नदी के किनारे से रास्ता गया है, नदी से ग्रीनलैंड की क्या सीमाएं हैं, क्या दूरियां हैं, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन पुलिस हाउसिंग कॉलोनी के नाम पर उस जमीन को कब्जा किया जाता है जहां से कमलेश कुमार एक फोटो जर्नलिस्ट से एक बड़ा जमीन कारोबारी बनकर उभरता है। बिल्कुल अभिषेक, मैं अपनी बात कहने से पहले सिर्फ 3 घटनाओं की तरफ माफ कीजिएगा, 3 बहुत दुखदाई और रोंगटे खड़े करने वाली घटनाओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक दिन में 3 जो सामूहिक बलात्कार की दुष्कर्म की केसेस हुई हैं वो झारखंड के विधि व्यवस्था की कलई खोलती है। अब आप देखिए, पहला केस जो था वो कतरास में एक 12 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ।
उसी दिन रांची के ओरमांझी में चलती गाड़ी में नाबालिग के साथ 4 युवकों ने दरिंदगी की और उसको सड़क के किनारे फेंक दिया, और वो हाई पेट्रोलिंग वाला एरिया था। और इसी के साथ साहिबगंज जिले के बड़हड़वा में भी ऐसे ही एक 8 साल की बच्ची के साथ मास रेप की घटना होती है। आपने बिल्कुल सही कहा, झारखंड में पूरे तरीके से विधि व्यवस्था चौपट है, और जिन लोगों के काम विधि व्यवस्था को संभालना है वो कहीं ना कहीं, मैं सबसे पहले आपके ये रिपोर्टाज के लिए जो आपने खोजी रिपोर्ट दिखाई उसके लिए आपके चैनल का साधुवाद करना चाहूँगा। बहुत इन डेप्थ आपने जाकर दिखाया कि किस तरीके से ज़मीन की लूट यहाँ पर हो रही है। और आप देखें ये 2012-13 के बीच से आपने जो वाक़या बताया, बिल्कुल, और आपको याद होगा कि 2020 में जब कमलेश के ऊपर आरोप लगा था कि वो एक आदिवासी की ज़मीन को कब्जा करने के लिए जेसीबी लेकर पहुंच गया था, तब उसके बाद पुलिस को उस आदिवासी ने सूचना दी थी, एफआईआर दर्ज हुआ। अक्टूबर 2021 में कमलेश की गिरफ्तारी हुई, पर कमलेश की गिरफ्तारी हुई और उसके खिलाफ इतनी हल्की धाराएं लगाई गई कि वो तुरंत छूट गया साहब। और कमलेश के ऊपर 25 एकड़ गैर मजुरवा जमीन लेकर रिवर व्यू प्रोजेक्ट खड़ा करने का भी आरोप है। अब देखिए झारखंड में जो ईडी की दबिश हो रही है, कैसे कैसे लोग आ रहे हैं। शुरुआत करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से। उनके ऊपर एक आदिवासी की जमीन के 8.86 एकड़ को कब्जा करके फर्जी दस्तावेज तैयार करके कब्जा करने की तैयारी करने का आरोप था, और बेनामी संपत्ति थी उनकी। ये कई बार ईडी के तमाम तहकीकातों में ये प्रूव हो चुका है। इसके बाद आप देखिए अंतु तिर्की का आपने बिल्कुल सही नाम लिया था अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में। अंतु तिर्की ने भी उसी 8.86 एकड़ के प्लॉट के बगल में अपने लिए एक जमीन पर कब्जा करके रखा था। यह भी गलत तरीके से कब्जा था। तो ये जमीन के दलाल फल फूल रहे थे। और आपको 2-4 इंसिडेंट बताते हैं अभिषेक, जो आपको भी याद होगा। मेडिका अस्पताल याद है ना? मेडिका अस्पताल के सामने पुलिस लगाकर रातों रात एक बड़े प्लॉट पर कब्जा कर लिया गया। इसी तरीके से राम प्यारी अस्पताल जो आदिवासी हॉस्टल के पीछे है, उसके एक सामने एक बड़ा प्लॉट था, उसमें भी रातों रात पुलिस लगाकर कब्जा कर लिया गया। तो ये कौन लोग हैं? अचानक कब्जा तो पल्स अस्पताल की जमीन पर भी किया गया। बिल्कुल, कौन ये लोग हैं जो अचानक इनको जमीन की भूख आ गई है? और आप देखें बड़गाई फायरिंग रेंज के बगल में जो सेना की जमीन थी, दलालों ने आम लोगों की जमीन को तो छोड़ा नहीं, ये सत्ता पोषित दलालों ने तो सेना की जमीन पर भी कब्जा कर लिया। तो पूरे तरीके से जमीन पर कब्जे का खेल यहां दलालों के माध्यम से चल रहा है। और आपको याद होगा अभिषेक कुमार, लेकिन पर्दे के पीछे तो सर बड़े नाम आते हैं ना, कमलेश कुमार हो या शेखर कुशवाहा हो, ये लोग तो वो चेहरे होते हैं। अब पर्दे के पीछे अगर ईडी की जांच को सही माने तब तो पूर्व सीएम जेल के भीतर हैं जमीन पर कब्जे के मामले में। तब इसका मतलब है, अगर मैं जिस कमलेश कुमार की आपसे बात कर रहा हूं, 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा प्रतुल जी, हमारे साथ पंकज यादव जुड़ गए हैं। डॉक्टर पंकज यादव सामाजिक कार्यकर्ता और इस मामले की खासी जानकारी भी रखते हैं। पंकज यादव का ही रुख कर लेता हूं सीधे। मैं जिस कमलेश यादव को जानता हूं पंकज जी, ये कमलेश यादव उस जमीन से इसने काम करना शुरू किया जो जमीन पुलिस हाउसिंग कॉलोनी के नाम से डेवलप किया जा रहा था। तो पुलिस हाउसिंग कॉलोनी में आखिर वो कौन अधिकारी थे जिन्होंने मिलकर पुलिस हाउसिंग कॉलोनी बनाया था? क्या ईडी की जांच की रडार उन अधिकारियों तक भी जाएगी? पंकज यादव जी। कोई इसी सरकार में नहीं है, ये पिछले सरकार में भी चली आ रही थी, वर्तमान सरकार में भी चली आ रही थी। और अभी जो कमलेश कुमार को आप देख रहे हैं सामने फ्रंट में, वो सिर्फ मोहरा है। उसके पीछे बड़े बड़े आईएएस आईपीएस हैं। और पुलिस निगम की, जिस पुलिस निगम की आप बात कर रहे हैं, पुलिस निगम के आड़ में ही उसने जमीन कब्जा किया। पुलिस निगम नहीं सर, पुलिस हाउसिंग कॉलोनी। जी, मैं जो शिकायत हमारे पास पहुंची है, मैं आपको बता दूं, हमारे पास जो शिकायत पहुंची थी 2021 में, उसमें जो खेतिहर थे, जो रईती थे, आदिवासी थे, उनका जमीन कब्जा हुआ था। और उनका यह कहना था कि पुलिस निगम का जो क्वार्टर है वहां पर कांके में एक कॉलोनी जो बसा हुआ है, वहां के पुलिस कर्मियों के सहयोग से जमीन की लूट हुई है। और मैं आपको बता दूं कि कमलेश कुमार के ऊपर बड़े बड़े लोगों का, सफेद पोशों का, आईपीएस का वरस प्राप्त है, उसका आशीर्वाद प्राप्त है उन लोगों का। और उन्हीं लोगों के बल पे कमलेश कुमार आज एक घटना को अंजाम देता है।
सर ये बात आप बोल रहे हैं तो ऐसे किसी अधिकारी के नामों की जानकारियां हैं जिन्होंने पुलिस हाउसिंग कॉलोनी में जमीन खरीदी थी, और पुलिस हाउसिंग कॉलोनी के भीतर तो आज कमलेश कुमार का या जिसका भी कह ले, अब तो वहां व्यावसायिक इस्तेमाल भी हो रहे हैं, रिजॉर्ट भी चल रहा है, जबकि आवासीय कॉलोनी के नाम से उस जमीन की घेराबंदी की गई थी। 1 दर्जन से अधिक आईपीएस उस जमीन के खरीदारी में संलिप्त हैं। वो वहाँ जमीन का जो बंदरबाट हुआ है उसमें करीब 1 दर्जन से अधिक आईएएस और आईपीएस संलिप्त है। ये रिकॉर्ड में है, और बहुत जल्द मैं इस मामले को लेकर माननीय उच्च न्यायालय में पहुंचने वाला हूं। हमारे पास सारा डेटा है कि कौन सा आईपीएस और कौन से आईएएस इस जमीन की लूट में संलिप्त है। तो वो रिकॉर्ड में है, मतलब उन्होंने अपने नाम से वहां जमीन खरीदी है, अपनी पत्नी के नाम से खरीदी है, अपने रिश्तेदारों के नाम से खरीदा है उन्होंने, और एक पब्लिक डोमेन में है। मैं बता दूं आपको कि कहीं पर भी अगर सरकारी जमीन की लूट होती है, आदिवासी जमीन की लूट होती है, तो स्थानीय थाना की मिलीभगत से होती है, स्थानीय अंचल पदाधिकारी की मिलीभगत से होती है, और इन सबको संचालित करते हैं ऊपर में बैठे हुए बड़े अफसर। पंकज यादव जी, आप जब इतनी जानकारी रखते हैं तो मुझे यह बताइए कि जब वहां 2 बोर्ड लगे हुए रहते थे, जीएस कंस्ट्रक्शन का बोर्ड, गुंजन सिंह कंस्ट्रक्शन का बोर्ड, गुंजन और कमलेश एक वक्त में पार्टनर हुआ करते थे, और अब उसके बाद वहां बोर्ड लगा पुलिस हाउसिंग कॉलोनी का, लेकिन पुलिस हाउसिंग कॉलोनी का बोर्ड नहीं दिखता, चेक पोस्ट भी नहीं दिखता, टीओपी भी हटा दिया गया। तो क्या ये टीओपी, पुलिस हाउसिंग कॉलोनी का बोर्ड, चेक पोस्ट सब कुछ जमीन पर कब्जे के लिए लगाया गया था? और उस वक्त पुलिस हाउसिंग कॉलोनी में वो कौन अधिकारी थे जो पुलिस हाउसिंग कॉलोनी के दस्तावेजों में रजिस्टर्ड है? क्या ऐसा कोई दस्तावेज आपके पास है? देखिए, पुलिस जो हाउसिंग का जो निगम का जो बात आ रही सामने, वहां पर कांके वाली जमीन की बात जो आप कर रहे हैं, वहां पर पूर्व डीजीपी डीके पांडे का नाम तो स्पष्ट रूप से आया था, उनका घर बना हुआ था, जान ही रहे हैं, शुरुआत उन्होंने की थी, और उन्होंने वहां पिकेट भी बनवाया था ताकि आसानी से वहां पर निर्माण कार्य हो सके। उसी मकसद से पुलिस पिकेट का निर्माण कराया गया था। पुलिस पिकेट वहां पर शायद नहीं है, क्योंकि वहां पर निर्माण कराना था, जमीन जो कब्जा करना था, वो सारे कार्य पूरे हो गए हैं। तो ये है कि मुझे लगता है कि केंद्रीय एजेंसी को तह तक जाना चाहिए, और जब केंद्रीय एजेंसी तह तक जाएगी तो उन्हें समझ में आएगा कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। केंद्रीय एजेंसियां तक जाने के लिए ही काम कर रही हैं, बशर्ते कर पाए। बने रहिएगा हमारे साथ, तीनों आप अतिथि हमारे साथ बने रहे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। कमल जी, बहुत देर आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी है, तुरंत ब्रेक के बाद लौटता हूं तो आपके पास आता हूं। कुछ मैं भी राज आपको बताता हूं कि पुलिस हाउसिंग कॉलोनी में वो कौन से चेहरे थे जो बहुत चमके, और लेकिन आखिरी में ये जांच तो हो जाए कि उस वक्त जो पुलिस हाउसिंग कॉलोनी बनी थी वो रजिस्टर्ड थी या नहीं थी। अगर थी तो उसमें कौन कौन से पुलिस अधिकारी, आईपीएस हो या आईएएस हो, वो रजिस्टर्ड थे पुलिस हाउसिंग कॉलोनी में, और उन्होंने जमीन लिया है कांके के नगड़ी में। रुक करते अपने अतिथियों का, हमारे साथ प्रतुल शाहदेव जी, पंकज यादव जी, कमल ठाकुर साहब जुड़े हुए हैं। कमल ठाकुर साहब, अभी अभी आपने पंकज यादव को सुना। पंकज जी कह रहे हैं कि पुलिस कर्मियों के सहयोग से ही वहां पर कब्जा किया गया। अगर आप कभी उस तरफ गए होंगे, पतरातू जाते होंगे, तो आपने देखा होगा वहां पुलिस हाउसिंग कॉलोनी का बोर्ड लगा हुआ। ये कॉलोनी कहां बस पाई? कहीं जानकारी है कि पुलिस ने वहां पे कॉलोनी बसाई हो, पुलिस वालों ने घर लिया हो? ये जानकारियां मिलती हैं कि आईएएस आईपीएस अधिकारियों ने वहां पर जमीनें खरीदी हैं, और बाद में कमलेश कुमार के पीछे पड़ गए कि जमीनों को बेच दीजिए, पैसे दीजिए। लेकिन पता नहीं मामला कहां उलझा हुआ, कितनों की जमीनें बिकी, कितनों ने खरीद पाई। जमीनें आज भी कई आईपीएस आईएएस अधिकारियों के नाम से वहां पर हैं। देखिए, ये जो जमीन दलाली और जमीन खरीद फरोख्त का मुद्दा जो है, ये कोई नया नहीं है। जब ये झारखंड राज्य बना उस समय से ये कारोबार फलने फूलने लगा जी। और अभी जो है, अभी जो वर्तमान में जो चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा उजागर होने लगा। काम तो ये पहले से चला आ रहा है। ये किसी सरकार पर तोहमत लगा देना कि आज हुआ है, हमको लगता है कि ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जितनी सरकारें बनी, कोई ना कोई इसमें सफ़ेदपोश आईएएस आईपीएस नेता इसमें इन्वॉल्व रहा है। कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस पर नकेल होना चाहिए। और ईडी का जो काम है, मैं हमेशा ईडी के लिए हमेशा कोई गलत बात नहीं कोई सोचेगा। ईडी अगर कोई काम अच्छा करेगी तो निश्चित उस पर उसको थपथपाया जाएगा कि नहीं, आपने बेहतर वर्क किया है। लेकिन जब ईडी बायस्ड होती है ना, तब उस पर सवाल उठने लगते हैं।
तो हमको लगता है कि अगर ये इसमें कोई फर्जी काम है तो निश्चित जो लोग इसमें शामिल है उनको सजा होना चाहिए, क्योंकि डर तो होना ही चाहिए, शासन प्रशासन का डर होना ही चाहिए, वो जनता हो चाहे IAS हो IPS हो या कोई भी हो। तो इस पर हमको लगता है कि जो आदमी पकड़ाए हैं ईडी को तह तक जाना चाहिए और उस पर कार्रवाई हो। जी, एक रिकॉर्ड देख रहा हूं प्रतुल साहब, डीजीपी डीके पांडे साहब भी अभी भाजपा उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। डीजीपी डीके पांडे साहब ने अपनी पत्नी के नाम से खाता 87 के प्लॉट नंबर 1232 में 50.9 डिसमिल जमीन खरीदी थी। लंबी कानूनी लड़ाई चली, लेकिन बताया गया कि वो जमीन भी भूईहरी थी। भूईहरी जमीन पर उन्होंने कब्जा किया, भूईहरी जमीन उनको बेचा गया। हाईकोर्ट में लड़ाई गई, हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने सरकार की इस याचिका को खारिज कर दिया कि उनकी जमाबंदी रद्द की जाए। फिर डबल बेंच ने भी सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर जमीन भूईहरी है, आपने कई बार सुना होगा कि जिस भूईहरी जमीन पर आज हेमंत सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री जेल के भीतर हैं, अगर डीजीपी डीके पांडे जिस जमीन पर उन्होंने घर बनाया है 50 डिसमिल जमीन पर, वो भी भूईहरी, तो उसकी खरीद बिक्री कैसे हो गई और उसकी जमाबंदी कैसे हो गई? देखिए अभिषेक, डीजीपी डीके पांडे, पूर्व डीजीपी डीके पांडे के जो जमीन की हम बात कर रहे हैं, आपने सही कहा, हाईकोर्ट के सिंगल और डबल बेंचों ने सरकार की जमाबंदी के आदेश को खारिज कर दिया। अब उनके जमीन का क्या नेचर है ये मेरे तुरंत स्मरण में नहीं आ रहा है, मैं जरूर आपको ये देखकर बता सकता हूं। लेकिन जब हाईकोर्ट ने सेटल कर दिया कि ये जमाबंदी जो सरकार खारिज करने की मांग कर रही है वो गलत है, तो फिर इस पे आगे चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब सरकार के दस्तावेज गलत है? नहीं, सरकार जिस सरकार ने अगर, सर मेरी बात सुन लें, सरकार ने अगर खारिज करने के लिए भेजा तो सरकार के पास ऐसे कारण होंगे, दस्तावेज होंगे, किन दस्तावेजों के आधार पर खारिज किया जाए? जो मैं आपको बता रहा हूं, भूईहरी जमीन की जानकारी हम लोगों को भी मिली थी कि भूईहरी जमीन पर उन्होंने घर बना लिया है। तो अगर भूईहरी जमीन पर डीजीपी साहब बना सकते हैं और हाईकोर्ट उस आदेश को मानता, हाईकोर्ट का आदेश आ जाता है कि सरकार उस जमीन की जमाबंदी रद्द नहीं की जा सकती, खारिज नहीं की जा सकती, तो इसका मतलब कि राज्य में भूईहरी जमीन की खरीद बिक्री हो सकती है। अभिषेक, आप क्या कहना चाह रहे हैं मैं समझ रहा हूं, लेकिन मैंने इस जजमेंट को विस्तृत रूप से नहीं पढ़ा। अब सरकार ने क्या क्या तर्क दिया था जमाबंदी रद्द करने का, अगर वो भूमिहरी जमीन थी, मैं फिर कह रहा हूं मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं कि वो क्या जमीन का नेचर था, लेकिन अगर उच्च न्यायालय ने सरकार की दलीलों को खारिज किया तो सरकार के कागजात में दम नहीं था। सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट ने डीके पांडे के जजमेंट को अपहोल्ड किया। लेकिन भूमिहरी जमीन की बात करें तो आज जिसके यहाँ बात करें, जिसके यहाँ रेड हुआ, वो बहुत बड़े गिरोह का, मैं मीडिया में खबरों को देख रहा था, ये उमेश ही नाम है इसका ना जी, कमलेश माफ कीजिएगा, ये कमलेश एक बड़े गिरोह का, सिंडिकेट का सदस्य बताया जाता है, जैसा मीडिया में रिपोर्टें आई कि उसमें शेखर कुशवाहा भी शामिल है, बिपिन सिंह भी शामिल है। अब ये लोग साथ काम करते कि नहीं, पर ये गिरोह है। और उसके अलावा उसमें प्रियरंजन साहब भी शामिल है, जिनका काम है कि ट्राइबल नेचर की जो जमीनें हैं उनके कागजातों को कलकत्ता से जाकर, दूसरे जगहों से जाकर सामान्य नेचर का बनाए, फिर यहाँ पर उसकी जमाबंदी खोलकर उस आदिवासी के जमीन को फर्जी दस्तावेज से उस कागजात के जरिए वो चेंज करे। और यही आरोप लगा था हेमंत सोरेन के ऊपर कि उन्होंने भूमिहरी जमीन के कागजातों को तैयार करवाकर इस पर कब्जा करने की कोशिश की थी। अब उनके जो प्रेस एडवाइजर थे अभिषेक पिंटू जी, उन्होंने ईडी को रिटन स्टेटमेंट में दिया और वो एक ग्राउंड बनता है हेमंत सोरेन के बार बार बेल रिजेक्ट होने का। उन्होंने ये स्वीकार किया था कि हेमंत सोरेन के कहने पर उस 8.86 एकड़ की भूमिहरी जमीन की उन्होंने सत्यापन करने के लिए अपने सचिव को आदेश दिया था, जिन्होंने तत्कालीन सीओ को आदेश दिया था और डीसी को आदेश दिया था। तो ये तो सीधा ट्रेल आपको दिखाता है कि किस तरीके से आदिवासी जमीनों को फर्जी दस्तावेज करके, और ये बड़ा एक गिरोह है जो कलकत्ता में बड़ा कन्वीनियंस है इनका, इनके रैकेट के कुछ सूत्रधार कलकत्ता में भी है, जहां जाकर ये दस्तावेज बदले जाते हैं, फिर रांची में जाकर सारे अफसरों को बिना मिली भगत के ये संभव नहीं, उसके बाद ये बदलने की तैयारी होती है। तो ये तो डायरेक्टली जो कागजात में फर्जीवाड़ा है या जो जमीन दलालों की बात हो रही है, तो ये तो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसी आरोप में 4.5-5 महीने से जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, कोई राहत नहीं मिली साहब। सुप्रीम कोर्ट ने बल्कि कहा कि दिस पिटीशन इज वर्दी ऑफ थ्रोइंग टू बी डस्टबिन बिकॉज दे हैव हिडन फैक्ट्स। इन्होंने बहुत सारे फैक्ट को छिपा दिया था कि पीएमएलए कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया। हाई कोर्ट ने, मैं तो कई बार दिखा चुका हूं अपने चैनल में, उनका बेल पर अभी तक ऑर्डर रिजर्व रखा, लेकिन उनके जो अरेस्ट को चैलेंज करने का ऑर्डर था उसके हाईकोर्ट की बेंच ने खारिज करते हुए कहा था
कि इसमें प्रथम दृष्टया इनके खिलाफ जमीन कब्जे का सबूत मिलता है। तो आज जो हम लोग बात कर रहे हैं कमलेश और तमाम जमीन दलालों की, आज उसी रैकेट से कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन डायरेक्टली उपकृत हुए थे। मैं इनडायरेक्टली शब्द का भी प्रयोग नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जमीन पर उन्हीं का कब्जा बताया जाता था। और आपको याद है ना, आर्किटेक्ट विनोद और हेमंत सोरेन के चैट के बीच में जो एक बड़ा सा मैरिज हॉल और बैंक्वेट हॉल का नक्शा निकला था, उसी प्लॉट का निकला था, जो विनोद ने इस एंटिसिपेशन में भेजा था कि जब ये दस्तावेज में पूरा ट्रांसफर हो जाएगा उसके बाद यहां बैंक्वेट हॉल बनाएंगे सोराई भवन की तर्ज पर। तो ये तो सीधा ओपन एंड शट केस था, इसीलिए 5 महीने में भी इनको कोई राहत नहीं मिली है। ये जमीन का फर्जीवाड़ा, ये जमीन दलाल जो आदिवासी जमीन का फर्जीवाड़ा करते हैं, ये सबसे संगीन अपराध है। और उसके बाद भी कमलेश की गिरफ्तारी होती है अक्टूबर 2021 में, पर केस को इतना कमजोर बनाया जाता है कि चंद महीनों के बाद उसकी बेल हो जाती है। वो एक आदिवासी जमीन पर बुलडोजर लेकर कब्जा करने गया था, उस पिटीशन पर उसको कब्जा किया गया। लेकिन ये आदिवासियों की सरकार अपने आप को कहती है शर्म आनी चाहिए कि फिर 2-3 महीने के भीतर निकलकर वो फिर से वही धंधा करने लगा। तो ये खेल तो चल रहा अभिषेक यहाँ, और सरकार को इसके तह में जाना चाहिए। जी पंकज यादव जी, आपको जानकारियां हैं उस जमीन के बारे में, आप बता रहे हैं कि पुलिस की मिली भगत से कब्जा किया गया था। जमीन के अंदर जो जमीन को बाउंड्री किया गया है वहां पर 2 जमीन कारोबारी काम करते हैं, कमलेश कुमार और विक्की जायसवाल। 2 नाम बहुत अहम है। और कमल भूषण जिसकी हत्या की गई है, कमल भूषण की जमीन भी वहां पर है। सारे लोग जो बड़े नाम है इस वक्त नगड़ी, चामा, बुकरू इलाके तक, इन लोगों का वहां पर कब्जा है। जमीन का नेचर क्या है वहां पर? जो जानकारियां मुझे है कि ज्यादातर जमीन आदिवासी नेचर की है, भूइहरी है और गैर मजूरवा जमीन है। पंकज यादव जी। जी आपको सही और सटीक जानकारी है। अधिकतर जमीनें उस इलाके में भूइहरी नेचर की और आदिवासी नेचर की जमीनें हैं। जनरल जमीनें नाम मात्र की है, शायद अब खोजने से भी ना मिले वहां पर। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो रैकेट चल रहा था कमलेश कुमार का, वो बड़े पुलिस अधिकारी के सहयोग से ही चल रहा था। और राज्य में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जमीन माफियाओं को शिकंजा कसा जा सके, उन्हें पकड़ा जा सके। राज्य में अगर ऐसी व्यवस्था बनी होती राज्य अलग होने के बाद 2000 के बाद, तो ऐसी परिस्थिति नहीं बनती। आप देख रहे हैं कि सीआईडी और एसीबी जो झारखंड की जांच एजेंसी है, राज्य की सरकार की जांच एजेंसी है, वो सिर्फ कलर तिलानी को पकड़ने का काम करती है एजेंसी, और जमीन माफिया पर उनकी नजर नहीं पड़ती है। क्योंकि जमीन माफिया जो कमलेश कुमार जैसे जमीन माफिया हैं, उन पर जो है से बड़े नेताओं का, बड़े अफसरों का हाथ होता है। तो ईडी अगर ईमानदारी से काम करे और तह तक जाए, तो मुझे विश्वास है कि पहली बार झारखंड में जिन्हें आप समझते हैं कि नहीं ये बड़े बड़े ईमानदार अफसर हैं या बहुत बड़े ईमानदार नेता हैं या फलाने पार्टी से हैं, तो पार्टी से कोई संबंध नहीं। मैं बता रहा हूँ कि पिछले सरकार के पार्टी वाले या वर्तमान सरकार के पार्टी वाले, वो इन माफियाओं से, जमीन माफियाओं को ज्वाइन करने के लिए लाइट रखते हैं। आप देखे होंगे कमलेश कुमार का फोटो जो है से बीजेपी के एक बड़े नेता के साथ भी वायरल हो रहा है, वो वर्तमान मुख्यमंत्री के साथ भी वायरल हो रहा है। तो उनका आप अनुमान लगा सकते हैं कि पहुंच और पैरवी कितनी है जमीन माफियाओं का, उनकी पहुंच कितनी बड़ी है। नहीं, पहुंच और पैरवी तो निश्चित तौर पर होती है। आप जिस फोटो की बात कर रहे हैं, चैम्बर के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम था और सीएम से मिलना किसी भी व्यक्ति के लिए संभव है, वो जाकर मिल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन रसूख की अगर बात करें, अभी अभी आपने बोला कि किसी बड़े अधिकारी का संरक्षण था। 2 बड़े अधिकारी हैं। एक बड़े अधिकारी तो आपने डीजीपी बता दिया, जो खुद वहां घर बनाकर रह रहे हैं, फिलहाल भाजपा से जुड़े हुए हैं। आप जिस अधिकारी के बारे में बात कर रहे हैं, वो भी सेवानिवृत्त होकर किसी राजनीतिक दल से जुड़ गए हैं क्या अभी हाल फिलहाल में? नहीं, अभी वर्तमान में है। वो वर्तमान में वो आला अफसर हैं और उनकी रसूख अभी सरकार में बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, वर्तमान में आला अफसर हैं और सरकार में काफी रसूखदार भी हैं। चले, डीजीपी की जमीन को नेचर को लेकर बात हो रहा था। पंकज जी, अगर आपको जानकारी हो तो बताएं, अगर वो भूइहरी नेचर की जमीन थी तो जमाबंदी रद्द कैसे नहीं हुई? हाईकोर्ट ने कैसे रद्द नहीं किया उसको? कैसे रद्द नहीं किया? आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डीजीपी डीके पांडे की पत्नी ने जिस व्यक्ति से जमीन खरीदा था, वो व्यक्ति का कोई अस्तित्व ही नहीं था। वो व्यक्ति रांची में बिहार से पहली बार आया था और उसके नाम से रजिस्ट्री करवा दी गई थी। अपर बाजार के किसी दुकान में वो काम करता था। जी। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब जो पूर्व पुलिस अधिकारी हैं वो कितने ताकतवर थे कि अभी तक
उस जमीन को मतलब नहीं पंकज जी, हाईकोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है, उस पर हाईकोर्ट ने यह कहा है कि उन जमाबंदी, सरकार ने जमाबंदी खारिज करने के लिए हाईकोर्ट में अपील की थी, हाईकोर्ट ने उसको खारिज कर दिया है। मतलब जमाबंदी खारिज नहीं होगी डीजीपी के पत्नी के नाम से जो जमीन है। तो जब जमीन का नेचर क्या जमीन भूइंहरी थी और भूइंहरी जमीन को रजिस्ट्री किया गया था? हाँ, भूइंहरी जमीन का नेचर का जमीन था वो, मुझे जो जानकारी है। नहीं, ठोस जानकारी हो, ठोस जानकारी का शायद आपको भी जानकारी है। कमल ठाकुर साहब का एक बार रुख करते हैं। कमल साहब, भूइंहरी जमीन को लेकर अक्सर विवाद होता है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जेल भेजे गए हैं। यह कहा गया है, जेएमएम ने या कांग्रेस ने, INDIA ने हमेशा कहा कि भूइंहरी जमीन को लेकर जेल नहीं भेजा जा सकता, खरीद बिक्री नहीं हो सकती है। लेकिन जिस इलाके की बात कर रहे हैं जहां से करोड़ों रुपए कमाकर एक मामूली फोटो जर्नलिस्ट आज इस लेवल पर आ गया कि ईडी की छापेमारी होती है, इसका मतलब दस्तावेज बनाए जाते हैं फर्जी, रिकॉर्ड बदले जाते हैं और भूइंहरी जमीन को किसी न किसी तरीके से सामान्य प्रवृत्ति की जमीन में तब्दील किया जाता है, अगर ऊपर रसूखदार व्यक्ति कोई बैठा हो तो। देखिए, अगर इसको सत्य माना जाए तो भूइंहरी जमीन अगर सत्य है कि डीके पांडे साहब का भी जमीन भूइंहरी है, तो दुख का बात यह है कि जिस नेचर के जमीन पर एक आदमी को सजा हो जाता है और दूसरा आदमी मकान बना के रहता है जी, तो ये तो डबल स्टैंडर्ड हो ही जा रहा राज्य में ना जी। तो ईडी का तो काम है कि अगर कमलेश कुमार दोषी है और हेमंत सोरेन दोषी हैं तो सजा अगर है तो वही सजा डीके पांडे साहब का भी होना चाहिए, क्योंकि जमीन का नेचर तो एक है। लेकिन यहाँ तो मैं तो कोर्ट पर सवाल उठा नहीं सकता हूँ, क्योंकि मेरी हैसियत नहीं है इस बात को करने, क्योंकि माननीय कोर्ट है, क्योंकि वही जो है बचा हुआ देश में जो सरकारों को दबाव बना के कुछ अच्छे काम करा लेता है। नहीं, माफ कीजिएगा, जो रिकॉर्ड बता रहे हैं वो भूइंहरी नहीं, गैर मजरूवा परती जमीन बता रहे हैं। और गैर मजरूवा परती जमीन का मतलब है वो सरकार की जमीन, सरकार की जमीन। इन्होंने ये और प्रतुल जी, ये और खराब नेचर की जमीन है। वो ठीक है, भूइंहरी तो फिर भी आप भूइंहरी पर घर बना लेते हैं। नेचर का है, सुन लीजिए, इनको कैसे पता? मैं ये बात मैं नहीं बोला, आपने भी बोला। आप पर प्रश्न ना उठाएं। नहीं, मैंने ये कैसे आपने कहा कि ये कैसा न्याय दो तरह का? आप कोर्ट ने अगर किसी को जजमेंट दिया है तो आप फिर कैसे करें? ये कैसा न्याय? आप सुन लीजिए, फेयर क्रिटिसिज्म जजमेंट का अलाउ अरे मैंने आप उसको उन्होंने कहा कि अगर मैंने आप सुने ध्यान नहीं, आप सुने नहीं। लेकिन ये तो और गंभीर बात है प्रतुल जी, गंभीर बात है वो प्रतुल जी। सरकार अभी जो सरकार है, डिफरेंट इशू। आप मेरी बात समझिए प्रतुल जी, मेरी बात समझिए। सरकारी जमीन है, जिस जमीन पर डीजी साहब का अभी घर है, यह सरकार का दावा है कि गैर मजरूआ परती जमीन है, और उस जमीन का जमाबंदी हो जाता है डीजीपी के नाम से, जमाबंदी हो जाती है डीजीपी की पत्नी के नाम से। और डीजीपी की पत्नी कोर्ट में सिर्फ इसलिए हाई कोर्ट में जाती है कि अगर यह सरकारी जमीन थी तो इसकी जमाबंदी कैसे हो गई, और इसी दावे पर खारिज कर दिया जाता कि अगर सरकार आपकी जमीन थी तो आप ही की सरकार ने जमाबंदी कैसे कर डाली। भाई देखिए, हमारा अभी भी यही कहना है कि जब मैटर कोर्ट में है, सरकार ने पूरा पक्ष रखा, उसके बाद भी हाई कोर्ट का जजमेंट जो है वो सरकार के खिलाफ गया। फिर आपने ही बताया कि डबल बेंच ने भी सरकार के खिलाफ दिया। तो फिलहाल मुझे लगता है इस मैटर को यहीं पे सेटल करना चाहिए, जब तक कि अब ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं होता, ये हाई डबल बेंच का ऑर्डर ये तो नहीं। आप ये समझ लीजिए कि इसका मतलब, मैं जो फिर से आपसे सवाल दोहरा रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, सरकार के दस्तावेजों में सरकार अगर अपनी जमीन की हिफाजत नहीं कर सकती तो भूइंहरी जमीन, जिस जमीन पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज जेल में है, उस जमीन के दस्तावेजों में कैसे छेड़छाड़ किया गया होगा? सरकार की जो परती जमीन है, अपनी गैर मजरूआ परती जमीन। देखिए, डीके पांडे की जमीन के बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं, मैं आपके चैनल में ये चौथे या पांचवें बार बता रहा हूं, मैं अगली बार जरूर पता करके आऊंगा। लेकिन हेमंत सोरेन की जमीन के बारे में तो सब जानते हैं साहब। ईडी का जो रिमांड पिटीशन है वो सारा मेरे टैब में, आप जब बोलेंगे मैं दिखा दूंगा किस तरीके से 4 लोगों की गिरोह ने कागजात तैयार करके रखे थे। वो लैंड जिहादी ग्रुप भी, जिसमें अफसर, सद्दाम, पता नहीं कैसे कैसे नाम थे, और इनका काम ही था डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ करके डॉक्यूमेंट्स बनाना। और हेमंत सोरेन का उस पर कब्जा था। वो हेमंत सोरेन का जो केयर टेकर था उसका बयान है कि हेमंत सोरेन का इस पर कब्जा था। अभिषेक पिंटू जी का भी बयान है कि अभी वहां पे वो हेमंत सोरेन की ने उसका पता लगाने कहा था जमीन को। और अभिषेक पिंटू जी का एक और बयान था कि हेमंत सोरेन ने उनको एक और जमीन के बारे में सत्यापन करने कहा था। तो ये जो दलालों का नेक्सस है, आप ये देखें,
उसके थ्रू यहाँ काम हो रहा है। और ये सीओ जो तत्कालीन सीओ थे, उनका भी एडमिशन है ईडी के सामने, जो 164 के बराबर होता है, कि वो हेमंत सोरेन का कब्जा वाला जमीन था। तो अब डीके पांडे के बारे में जिस दिन विस्तृत चर्चा करेंगे, मैं हाईकोर्ट का जजमेंट की कोशिश करूंगा, मैं लेकर आऊं, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो गया है। हेमंत सोरेन पर ब्रेक के बाद लौटता हूं। डीके पांडे वाले पर नहीं। आज मुद्दा डीजीपी डीके पांडे या हेमंत सोरेन नहीं, मुद्दा ऐसे लोग हैं, ऐसे चेहरे हैं जिनको चेहरा बनाकर उसके पीछे कई सफेद पोश अपना काला धन सफेद कर लेते हैं। जमीन को, प्रॉपर्टी को दरअसल उसी निवेश के लिए माना जाता है कि जितना काला धन निवेश कर लीजिए और उसको धीरे धीरे सफेद में कन्वर्ट करते जाइए। आखिर वो कौन खिलाड़ी हैं जो पर्दे के पीछे से खेल खेल रहे हैं। रुक करते अपने अतिथियों का। हमारे साथ हमारे तीनों अतिथि जुड़े हुए हैं। कमल ठाकुर साहब, सत्ता के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, जिस तरीके से ईडी जमीन के मामले में एंट्री करती जा रही है और कई ऐसे बड़े जमीन कारोबारी हैं राजधानी के जिन पर तलवार लटक रही है, क्या ईडी की इस कार्रवाई को सरकार या आप लोग या INDIA गठबंधन ऐसा तो नहीं मानती कि ईडी की ये कार्रवाई कहीं ना कहीं से INDIA को टारगेट किया जा रहा है, जमीन कारोबारियों को टारगेट करके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ईडी सही रास्ते चले तो उसका पूरा समर्थन होगा जी। लेकिन जब ईडी बाइस्ड होकर विपक्ष के लोगों पर या जो विपक्ष के साथी लोग हैं, जो सरकार के खिलाफ में बात करते हैं, केंद्र सरकार के, उनको जब टारगेट करती है तो ईडी पर सवाल है। लेकिन गलत तरीके से कोई चीज अगर हो रहा है जी, गलत तरीके से जब इनका कब्जा हो रहा है यहाँ के गरीब गुरबे आदिवासी और तो सवाल तो नहीं होगा, उस पर एकदम कार्रवाई होना चाहिए। ये तो हम भी इस बात को समर्थन करेंगे कि अगर गलत लोगों के हाथों में जमीन अगर जा रही है गरीबों का, तो उस पर कार्रवाई ईडी को करना चाहिए और तह तक जाना चाहिए। उसमें कौन सफेद पोस्ट तो सर, गरीबों की जमीन की यह स्थिति है कि स्थानीय लोग नगरी चामा के बोल रहे हैं कि थाना दौड़ते रहते हैं और थाना में शिकायत नहीं लिया जाता है। विक्की जायसवाल, जो नाम मैं आपको बता रहा हूं, उसको जिला बदर कर दिया गया है, लेकिन कई FIR अभी आपने पंकज यादव से सुना कि कमलेश पर भी हुए हैं, कई FIR वहां पर और भी करने लोग हैं जिन पर हुए हैं, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। ये संरक्षण देखिए सरकार ने ये आदेश पारित किए हुए है कि जो जमीन दलाल है उनको थाना आने पर प्रतिबंध है जी, और सरकार उसके पीछे लगी हुई है। लेकिन आप ही ने बताया कि कई सफेद पोश इसके पीछे लगे हुए, तो उसके तह तक जाना है, उसको पकड़ के उसको जो सजा बनता है उसको दिया जाएगा। चलिए प्रतुल साहदेव जी, क्या लगता है आपको ईडी की कार्रवाई इस बार उन गिरेबान तक पहुंचेगी? 2 IAS, 2 बड़े लेवल की IAS इस वक्त जेल में है, IPS पर कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक कहीं भी किसी भी जगह पर। क्या लगता है पुलिस हाउसिंग कॉलोनी के नाम से अगर जगह पे कब्जा किया गया और उसके बाद उस जगह पर आज एक व्यावसायिक इस्तेमाल हो रहा है, जहां आवासीय भी घर भी बन रहे हैं, व्यावसायिक इस्तेमाल भी हो रहा है, पुलिस हाउसिंग कॉलोनी में कौन लोग थे, किन्होंने वो संगठन बनाया था, वो फर्म बनाया था या वो जो भी बनाया था उन्होंने संस्था बनाई थी, उन तक ईडी पहुंच पाएगी? अभिषेक, आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न उठाया कि बड़े बड़े लोग इसमें संदेह के घेरे में हैं। कमल जी ने भी इस बात को कहा, जो सफेद पोश है वो बिल्कुल उनको एक्सपोज करना चाहिए। मुझे लगता है ये राजनीति से परे हटकर विषय है और इसमें सच में करना चाहिए। एक और इशू है, देखिए कांके स्थित लॉ कॉलेज से सटे रिंग रोड के किनारे करीब 25 एकड़ GM लैंड रिवर व्यू प्रोजेक्ट खड़ा किया उन्होंने जी, वो भी यही ग्रुप है जी, बिल्कुल। और सुनिए, उसी दस्तावेज के सारे लॉ कॉलेज और जुमार नदी की जमीन को हड़प लिया। और कितनी जमीन अभिषेक? 20.59 एकड़। 27 नवंबर 2020 को कांके अंचल अधिकारी ने FIR दर्ज कराया और उसमें आरोप लगाया कि इन्होंने आदिवासी जमीन और जो नदी की जमीन है और उस पर कब्जा कर लिया लॉ यूनिवर्सिटी की जमीन पर। और जब मामले ने तुल पकड़ा तो जांच ACB को दे दिया गया। अब हमारा कहना है कि जब जांच ACB को दे दिया गया तो ACB ने इस पर क्या किया? अगर ACB ने जांच में इस पूरे बात को सही माना तो क्या ACB ने चार्जशीट किया? तो ACB के चार्जशीट के एवज में इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ACB क्या कर रही थी जब? लेकिन रिवर व्यू प्रोजेक्ट पूरा बाउंड्री हो गया है सर, पूरा बाउंड्री कर कब्जे में। अभिषेक, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा था कि पुलिस के कुछ आला अधिकारी भी संलिप्त है। ACB क्या कर रही है साहब? जब ACB को यह जांच 2020 में सौंप दिया गया था, क्या किया ACB ने? उनको बताना चाहिए। चार्जशीट किया, दोषी माना, या पूरा मामला रफा दफा हो गया?
बिल्कुल एसीबी को बताना चाहिए। आईपीएस अधिकारियों की संलिप्तता की बात करें तो इसी कांके थाने का एक मामला जो संज्ञान जो जानकारी में आ रहा है कि एक आईपीएस अधिकारी के कहने पर थाना प्रभारी, पूर्व थाना प्रभारी ने एक बाउंड्री तोड़वा दी थी। एक बाउंड्री को तोड़ा गया था, जबकि हाईकोर्ट का आदेश जो जिनका जमीन है, जिन्होंने तोड़वाया था बाउंड्री, उनके खिलाफ था। बावजूद उसके थाना की पुलिस खड़ा होकर थाना की पुलिस ने बाउंड्री तोड़वाया था और बाद में उस पर काफी कार्रवाई भी की गई थी। बहरहाल वक्त की पाबंदी है, समय समाप्त हो गया है। निश्चित तौर पर कमलेश कुमार एक बड़ा चेहरा बन गया है। कमलेश कुमार के चेहरे के पीछे जो सफेद पोस्ट छुपे हैं, अगर ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है तो उन तक भी पहुंचेगी। पुलिस हाउसिंग कॉलोनी के सूत्रधार कौन थे, किन्होंने पुलिस हाउसिंग कॉलोनी बनाया था, वो कौन आईपीएस अधिकारी थे जिनके तर्ज पर, जिनके इशारे पर पुलिस हाउसिंग कॉलोनी में कई लोगों ने जमीन बुक कराई, और डीजीपी को जमीन आखिर किसने दी थी। अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि वहीं से एक फोटो जर्नलिस्ट उठा और आज वो राजधानी का सबसे बड़ा जमीन कारोबारी में गिनती होने लगा, जिसके घर से 1 करोड़ नगद और 100 राउंड गोलियां मिलती हैं। आखिर ये गोलियां, ये हथियार आते कहां से हैं। बहुत धन्यवाद, अपने अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ प्रतुल शाहदेव जी थे। प्रतुल जी बहुत धन्यवाद आपका। कमल ठाकुर साहब हमारे साथ कांग्रेस से थे। कमल जी बहुत धन्यवाद आपका। आप दोनों अतिथियों का बहुत धन्यवाद। पंकज यादव जी का धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े हुए थे। खबरें चलती रहेंगी, बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।